आज हम क्लास 10 का रिसोर्स और डेवलपमेंट जो चैप्टर 1 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम रिसोर्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट पे चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है रिसोर्स का कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसोर्स क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है और वो चीज़ हम लोग का ज़रूरत को भी फुलफ़िल कर सके, और कंडीशन दिया गया है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको निकाल पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो हम लोग की इकोनॉमी में कुछ अच्छा सा योगदान दे सके। जैसे कि सोचिए हम लोग को उसको खोदने में जितना पैसा लगा और उसके बाद अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा सा फ़ायदा हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, मतलब हर कोई उसको यूज़ कर सके, तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, एक रिसोर्स। अब यहाँ पे उसके बाद दिया गया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के ऊपर। नेचर से हमें रिसोर्स मिलता है, टेक्नोलॉजी हेल्प करके वो रिसोर्स को हम निकालते हैं, और इंस्टीट्यूशन की मदद से उस रिसोर्स को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस चीज़ को निकालते हैं, जैसा पहले लाइन में हमें दिया हुआ है, और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब फैक्ट्री, कंपनी, ठीक है, जिससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खुद का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कर पाए। Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? बहुत लोग मानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है, नेचर का एक फ्री गिफ्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं रिसोर्स को हम उस हिसाब से हम लेंगे, ठीक है। रिसोर्स आर ए फंक्शन, वो एक फंक्शन है हम लोग के एक्टिविटी का। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो जो चीज़ हम लोग के नेचर से मिलता है वो क्या करता है, ह्यूमन उसको ट्रांसफॉर्म करता है और उसको फिर से यूज़ करता है। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे आपके 4 नॉर्मली बेसिस में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, इसमें दिया हुआ है पहले आता है आपका बायोटिक, उसके बाद अबायोटिक। यहाँ पे सिर्फ आप ये नाम याद रखिए, जब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन बहुत अच्छा से दिया हुआ है, उस पर चलेंगे, उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक इसमें क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में आपका क्लासीफाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। फिर यहाँ पे एक चार्ट आपका दिया हुआ है, पहले इस चार्ट को देख लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, नॉर्मली नेचर से रिसोर्स को लेते हैं, फिर इसको टेक्नोलॉजी की मदद से उसको निकालते हैं और इंस्टीट्यूशन की मदद से उसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक चार्ट दिया हुआ है कि रिसोर्सेस नॉर्मली अगर ऊपर से देखें तो नॉर्मली रिसोर्स हम लोग का नेचुरल और ह्यूमन होता है। नेचुरल मतलब हम जैसे जहाँ से हमें चीज़ मिल रहा है उसको हम नेचुरल बोलेंगे, और ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया कि जिसकी मदद से हम लोग इस नेचुरल चीज़ को निकालते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लोग के पास 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, कंपनी बी में 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तब हम बोल सकते हैं कि ए का ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, बी का ह्यूमन रिसोर्स कम है। तो ह्यूमन रिसोर्स समझ में आया। अब वो क्लासिफाई होता है क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस में, ठीक है। तो क्वांटिटी में तो ये पोर्शन आ गया। फिर जब क्वालिटी के पास जाएंगे तब सोचिए कि जिस जॉब के लिए ये लोग अप्लाई किए हैं
उन सब के लिए ये जो 100 सारे ही आपके ग्रेजुएटेड हैं, मतलब हम लोग उस जॉब के लिए ग्रेजुएटेड लोग चाहिए और सारे ही यहाँ पे ग्रेजुएटेड हैं। और यहाँ पे ये सब अंडर ग्रेजुएटेड है, सारे ग्रेजुएटेड नहीं है, सारे अंडर ग्रेजुएटेड है। तब हम बोल सकते हैं कि कंपनी ए का क्वालिटी बेसिस में ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है। किसके हिसाब से? बी के हिसाब से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए, अब बुक में आपका वही दिया हुआ है कि रिसोर्स नॉर्मली नेचुरल और ह्यूमन में डिवाइड किया जाता है। नेचुरल फिर आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस फ्लो और बायोलॉजिकल क्लासीफाई हुआ है। बायोलॉजिकल फिर नेचुरल वाइल्ड लाइफ में आपका क्लासीफाइड है। नॉन रिन्यूएबल वैसे आपका रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल भी आपका डिवाइडेड है। और ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हमने पढ़ा कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस में एक होता है और एक होता है आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन के बेसिस में, मतलब कंपनी, फैक्ट्री, उसके बेसिस में। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में पहले आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे। जैसे हमने पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक में क्लासिफाइड किया गया है। तो बायोटिक क्या है? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। बायोटिक रिसोर्स मतलब जिस रिसोर्स का लाइफ है, लिविंग बींग्स, ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट, आप फ्लावर के साथ फ्लोरा को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट। फौना मतलब एनिमल, ठीक है, अगर फ्लोरा प्लांट हो रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एनिमल। देन फिशरीज, लाइवस्टॉक, इन सब के क्या है? लाइफ है। तो ये सारे आपके बायोटिक में आएंगे। एबायोटिक वैसे कंसिडर करें तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स सब किस में आते हैं? आपके एबायोटिक में, जैसे रॉक्स और मेटल्स। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, इसमें आता है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल अगर बात करें तो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। अगर आप सिंपली रिन्यूएबल के बारे में बात करें तो ये ऐसा एक रिसोर्स है जो आप जितना भी यूज़ करो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर ख़त्म हो भी रहा है तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, अपना जो खाली जगह है उसको पूरा कर लेगा, तो उसको बोला जाएगा आपका रिन्यूएबल। जैसे सोलर जो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये सब क्या है? जैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दिया गया है, तो ये क्या है, ये अगर ख़त्म हो भी जाएंगे तो बहुत जल्दी ये अपना जगह को फुलफिल कर लेंगे। ये करना चाहते हैं। जो आपका अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो आपका फॉरेस्ट कट हो रहा है, एक्चुअली वहाँ पे फॉरेस्ट उगता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग उसको उगने नहीं देते, वो हम लोग का गलती है। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना रहे तो फॉरेस्ट अपना खाली जगह को बहुत जल्दी भर लेता है, ठीक है। द रिन्यूएबल रिसोर्स मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। फिर अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स को और डिवाइड कर सकते हो तो वो कंटिन्यूअस और फ्लो में भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस ऑकर ओवर ए लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। इसको भरने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। अगर ये कभी ख़त्म हो गया तो इसको भरने के लिए बहुत टाइम लगता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो जैसे मिनरल और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन। इसको बनने के लिए बहुत समय आपका लग जाता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। जैसे कि मेटल्स है उसको आप रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ठीक है, वो अगर ख़त्म हो गया तो आप उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पहले आता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। दिस आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, मतलब इंडिविजुअल के पास रहता है। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जैसे बहुत सारे लैंड किसी फार्मर के हैं तो वो बोल सकता है कि ये सारे क्या हैं, मेरी इंडिविजुअल के हैं, तब हम उस चीज़ को बोलेंगे क्या, इंडिविजुअल रिसोर्स। In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless। किसी गांव में क्या होता है
कि किसी आदमी का बहुत सारा लैंड होता है और कहीं कहीं का लैंड होता भी नहीं है, जो लोग लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। जो अर्बन पीपल होते हैं उन लोग के पास अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बोला जाए तो क्या हो जाएगा, प्लॉट, हाउसेस एंड अदर, कुछ भी आप फार्म हाउस हो गया उन लोग का, कुछ भी आप खेत, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो। नाउ प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individual. तो जैसे कि आपका प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब आपका खेती, ठीक ठीक है, जहाँ पे खेत, पैस्चर लैंड्स जहाँ पे आप लाइफ स्टॉक मतलब गाय भैंस को चराते हो वहाँ पे, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल मतलब आपका कुआं, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। मतलब ये सब क्या है, अपने खुद के हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अगर मेरा कुआं है तो वहाँ पे पूरे कम्युनिटी आके या बहुत सारे लोग आके नहीं बोल सकते कि ये मेरा कुआं है, मतलब उन लोग का कुआं है, ये मेरा ही है, राइट। तो इसको मैं इंडिविजुअल बोलूँगी, मैं कम्युनिटी व नेशनल में इसको नहीं काउंट करूँगी। नाउ उसके बाद आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। दीज आर रिसोर्सेज which are accessible to all the members of community। ये वो रिसोर्स है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर बेस होता है। विलेज कॉमन्स जैसे कि आपका ग्रेजिंग ग्राउंड, बुरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है। विलेज कॉमन मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस, बहुत लोगों के गाय भैंस आके वहाँ पे चलते हैं, उसको बोला जाएगा ग्रेजिंग ग्राउंड। बुरियल ग्राउंड जहाँ पे मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, नदी के पास, तो वो बुरियल ग्राउंड, वो तो किसी पर्टिकुलर का नहीं होता। नाउ विलेज पॉन्ड ये सब क्या है, ये आपके कम्युनिटी ओन्ड में आ जाते हैं। उसके बाद पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, राइट, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डिफैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। नाउ उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन। अगर देखा जाए तो एक देश के बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं वो सब क्या है, नेशन का ही रहता है। अगर सोचिए कि आपका कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है और उस जगह पे सरकार कुछ बिल्ड करना चाहती है। सपोज आपका ज़मीन एक नदी के पास आपका पड़ता है और वहाँ पे सरकार एक डैम बनाना चाहती है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिविजुअल है मतलब मेरा है, हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट आपसे वो ज़मीन लेगा, उसके बदले में आपको कुछ और जगह मतलब कहीं और जगह पे ज़मीन या आपको कुछ और पैसा दे सकता है, लेकिन वो बाउंड्री के अंदर आता है तो वो गवर्नमेंट का ही हो जाएगा, राइट। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि मैंने आपको बोला, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। तो आपने देखा होगा कि जो रोड, कैनल, रेलवे ये सब क्या है, कोई किसी इंडिविजुअल के ज़मीन पे ही ये कभी कभी बना हुआ होता है। अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो जितने भी अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटीज़ हैं वो चाहे तो इस इंडिविजुअल लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। तो यहाँ पे जितने भी उसके अंदर आएंगे जैसे कि वाटर रिसोर्स हो गया, मिनरल हो गया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और सपोज आपका जो देश है, ठीक है, देश के यहाँ मतलब ये हम लोग का इंडिया का जो साउथ वाला बाउंड्री है, नीचे वाला बाउंड्री, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक मतलब 22 किलोमीटर्स तक, मतलब ये हम लोग का बाउंड्री ख़त्म हो रहा है और यहाँ से 22.2 किलोमीटर तक अगर यहाँ पे कोई भी मिनरल्स है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, हम लोग का नेशनल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो इधर से 22 से वो बाहर कहीं रह रहा है तो हम लोग उसका अपना प्रॉपर्टी, अपने देश का प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स। There are international institution which regulate some resources। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपके इंटरनेशनल रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि सोचिए हम लोग का अभी मून का बात, ठीक है, अगर मून पे अगर आपको कोई अच्छा मिनरल मिल गया
तो वहाँ पे जो पहले जाएगा वो उसको जाके एकदम अपने देश पे ले आएगा और वो धीरे धीरे अमीर होता रहेगा। लेकिन उससे होगा क्या कि उससे वो उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। सपोज अमेरिका अमेरिका भी उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, वो स्पेस में जाके मून से जितना भी मिनरल्स है वो अपने देश में लाता रहेगा। तो वो धीरे 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 और ज़्यादा अमीर होता जाएगा। और हम लोग जब उतने टेक्नोलॉजिकली जब हम लोग उतने एक्टिव होंगे और हम जब मून पे जाएंगे तो सब सोचो कि वो मिनरल्स बचा ही नहीं। और अगर हम लोग लाने जाएंगे, अगर कोई बच्चा होगा भी तो वहाँ पे अमेरिका डंगा डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है टू रेगुलेट द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जो पूरे देश के लिए जो सेम होता है। द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institution। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कोई जगह ओशियनिक रिसोर्स जो 200 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर होता है। ठीक है, 22 यहाँ तक तो नेशन हो गया। फिर यहाँ से 200 इसके पार, अगर यहाँ ये सोचो आपका 200 है, अगर इसके पार आपका कोई भी मिनरल्स आपको मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि हम जाके उसको बोल सकते हैं ये हम लोग का नेशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर सोचिए कि ये 200 है, 200 के बाद में अगर कोई आपको मिनरल्स मिल रहा है तो हम लोग जाके ये नहीं बोल सकते कि वो हम लोग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, पूरा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। और अगर हमें वहाँ से कुछ मिनरल्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ हम लोग को बातचीत करना होगा और उस जगह को बोला जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट की बेसिस में भी हम लोग का कुछ पार्ट्स किए गए हैं, जैसे पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। सोचिए कि कहीं पे आपको रिसोर्स मिला हुआ है लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया particularly Rajasthan and Gujarat, enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. जितना हम लोग का गुजरात और राजस्थान वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या है, हम लोग विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अभी तक हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर नहीं रहे हैं, डेवलप नहीं हुए। हम लोग को पता है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमने वैसा कुछ किया नहीं है। तब जाके हम बोलेंगे कि वो सब क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। कहीं पे अगर रिसोर्स है और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छा है और हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को फ़ायदा भी बहुत होगा और हम लोग उसको यूज़ कर भी रहे हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी। वो हम लोग के टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वहाँ पे कितना अमाउंट का है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तब जाके हम बोलेंगे कि वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। मतलब कि कहीं पे अगर रिसोर्स हमें मिला है और उस रिसोर्स का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी वहाँ पे अवेलेबल है और हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लोग उसको निकाल के उसको इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करके हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तब हम जाके बोलेंगे कि वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। उसके बाद आता है स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access this are include among stock। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो मटेरियल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उसका पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन हम लोग के पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको एक्सेस कर सके, तब जाके हम बोलेंगे उसको स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव advanced technical know how to use it for this purpose, hence it can be considered as stock। अगर सोचिए कि जहाँ पे हम लोग का पानी का स्कार्सिटी है उस जगह पे एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है, हम लोग को ये भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाया जाता है और उस जगह पे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सफिशिएंट क्वांटिटी भी है, लेकिन हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि पानी का स्कार्सिटी को कम करने के लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर हम लोग का उस तरह का कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तब हम जाके उस जगह का पानी का स्कार्सिटी कम करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के, तब जाके बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो क्या है, हम लोग का स्टॉक है।